कॉमन कोल्ड हो गया, ठंड लगने से एक्सपोजर हुआ। ठंड में इन्फेक्शन क्यों हो जाएगा भाई? तो अपने शरीर के ही वायरस ने इन्फेक्शन पैदा करना शुरू कर दिया, जिस्म के अंदर चला गया मसल्स में, और मसल्स को उसने क्रैम्प्स किए और आपको लग रहा है बिस्तर पे से उठूं नहीं, बुखार भी आ गया और आपको पूरा शरीर थक गया आपका। तो उस शरीर की थकावट के लिए हम दवा जरूर लेना चाहिए हमें, और बहुत कॉमन दवा है, आपको सबको पता है। 3 से 5 दिन के बाद भी अगर आपको खांसी आ रही है तो जो मैंने कहा था कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, 3-3 हफ्ते तक परेशान रहते हैं, सांस फूल रही है, बलगम भी आ रहा है, खांसी भी हो रही है, लेकिन एंटीबायोटिक नहीं दे रहे हैं, उसमें शायद उनकी वजह यह भी है कि उनका जो हेल्थ सिस्टम्स हैं वो पे करते हैं पेशेंट को। 3 से 5 दिन तक सेल्फ मेडिकेशन भी कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। नमस्ते, डॉक्टर जमाल ए खान मैं आपके साथ फिर जुड़ रहा हूँ हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के अपने चैनल में। आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है, आपके व्यूज़ पढ़ना, रिव्यूज़ पढ़ना और आपकी सलाहों को समझना सुनना मुझे पसंद है। तकरीबन सारे नहीं देख पाता, तो माशाल्लाह बहुत भेजते हैं लोग, और लेकिन कुछ शिकायतों के ज़्यादा नज़र आ जाते हैं। उसमें एक शिकायत आपकी यह है कि साहब हम तो बाहर गए और बाहर से पैसा भी हम भेजते हैं हिंदुस्तान को, और हम मुझे भी मालूम है इकॉनमी इससे बहुत इम्प्रूव होती है, फॉरेन करेंसी आती है। कोई मकसद ये नहीं है बताने का मेरा कि मैं सबको हिदायत करूं, सबको उपदेश दूं कि आप मत जाइए, जिसको जहां अच्छा लगे तो वो वहां जाकर बसे रहे। और ये तो हमारा जो है कुटुंब कहलाता है ना, कुटुंब में क्या है कि अभी तो पूरा दुनिया एक कुटुंब है, एक सुकड़ गई है। कहीं से भी आप आ जाइए, 10-12 घंटे की जर्नी करके आप आ जाते हैं, और अपने देश को जैसे भी आप तरक्की दे सकें, पैसा भेज के तरक्की दे सकें, वो भी बुरी बात नहीं है। तो मेरा अपना मामला था कि मैं अपने लिए कह रहा था, मकसद मेरा ये था कि मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करना था, यहाँ पर ये साइंस डेवलप करना था जो बाहर नहीं हो पाता, और बाहर ज़्यादा दुश्वारियाँ आती। चूँकि मैं फॉरेनर कहलाता तो मैंने इस देश में यूँ रहना ज़्यादा पसंद किया। इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि, कुछ लोगों का कहना यह है कि भाई आप जो है इतना पैसा लेते हो, डेंड्राइटिक सेल थेरेपी आप करते हैं, इतना रेट आपका बड़ा ज़्यादा है, उसमें कम क्यों नहीं करते? आप तो पैसा बहुत अर्न कर रहे हैं। कुछ निगेटिव कमेंट्स पता नहीं क्यों नज़र ज़्यादा आती हैं। पॉजिटिव तो आपकी बहुत अच्छी बातें लगती हैं, लगता है अपना परिवार है, लेकिन जो नेगेटिव होता है लगता है कि ये दूसरा परिवार है। जब भी कोई देखो कमेंट को तो लगता है ये तो अपना परिवार नहीं है, दूसरा कोई बोल रहा है, वहाँ खटकती है बात। तो आप ये भी तो सोचिए कि जो मैं काम करता हूँ, इस पैसों पे दुनिया में कहीं कोई काम नहीं कर सकता। डेंड्राइटिक सेल थेरेपी, कस्टमाइज इम्यूनोथेरेपी प्लान, जो ये बड़े बड़े नाम हैं, इनको इस पैसों पे लेके आया हूँ मैं कि, और 10 साल से एक ही रेट लेते हैं। इस बात को भी तो आप लोग ध्यान दीजिए। और हम लोग ऐसा भी नहीं कि एक ही फिक्स रेट लेते हैं। ट्रस्ट बनाई, ये मैंने बताया था, वो भी मरीजों की हेल्प करती है, और हम कोशिश ये करते हैं कि कोई भी निराश नहीं लौटे हमारी द्वार से। जिन लोगों ने पर्सनली मुझसे आके मिले हैं, जिन जानते हैं, उनको ये बात पता है। दूर से बैठे हुए लोगों को नहीं पता होता है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि, और हमारी अकेली एक ऐसी कंपनी है जो जितना अर्न करती है सारा खर्च कर देती है हर महीने। कोई ऐसा नहीं है कि जो है हम कोई एक बहुत बड़े बैलेंसेस बना के चल रहे हैं। खैर, ये बातें इसलिए मैंने बताई कि कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी होती हैं, अगर आपकी समझ में नहीं आ रही हैं। बताने से क्लैरिटी आती है, फिर भी समझ में नहीं आया तो आपकी मर्जी, उसको तो मैं कुछ कह नहीं सकता। खैर, आज का टॉपिक जो मैंने किया था उसमें मिली जुली बातें होंगी। देखिए, कॉमन कोल्ड से मैं शुरू करूंगा। कॉमन कोल्ड क्या होता है? ये इम्यूनोलॉजी का डिसऑर्डर है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। इन्फेक्शन कॉमन कोल्ड का यूजुअली जब हम बात करते हैं, कॉमन कोल्ड हो गया, एक्सपोजर हो गया साहब। एक्सपोजर का है का कोल्ड का एक्सपोजर हो गया, ठंड से हुआ। कॉमन कोल्ड का मतलब ठंड लगने से एक्सपोजर हुआ। तो ठंड से इन्फेक्शन का ताल्लुक कैसे है? ठंड में इन्फेक्शन क्यों हो जाएगा भाई? ठंड लगी तो मुझे इन्फेक्शन क्यों होगा? तो इन्फेक्शन बेसिकली मेरे अंदर वायरस है, वो वायरस मेरे शरीर में है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है। मुंह से रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट शुरू होती है, ओरल कैविटी से, जहां से हम खाना खाते हैं, और लंग तक जाती है। तो म्यूकोजल सरफेसेस पे वायरस का लोड होता है। हमें सबको ये बात पता नहीं थी। हम समझते हैं कि किसी ने हमें इन्फेक्शन दे दिया तो इन्फेक्शन हो गया, लेकिन कॉमन कोल्ड का नाम इसीलिए पड़ा कि कोल्ड के एक्सपोजर से थोड़ा इम्यून रिस्पॉन्स लगिश हुआ। म्यूकोजल सरफेसेस जो हैं उनमें म्यूकोजा में एक्टिविटी शुरू हुई, और वहां पर वायरस जो है उसका प्रकोप बढ़ गया।
जो वायरस एक था वो 100 हो गए, 100 थे तो 1000 हो गए। तो अपने शरीर के ही वायरस ने इन्फेक्शन पैदा करना शुरू कर दिया। इसे हम कहते हैं कि कॉमन कोल्ड इसलिए बोलते हैं। इसमें वो वायरसेस भी होते हैं, यानी वो स्ट्रेन्स होते हैं जो एनवायरनमेंट में हो रहे थे, वो स्ट्रेन मेरे अंदर भी आ गए, वो रखे हुए, लेकिन उन्हें इम्यून सिस्टम पनपने नहीं देता, उनको इम्यून सिस्टम संतुलन बना के रखता है। ये कमाल की चीज है जिसको कहते हैं एडॉप्शन या एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब होता है कि एडॉप्ट कर लिया बॉडी ने उस वायरस के साथ रहना और वायरस ने उसके साथ रहना। कोल्ड में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सेज होती हैं, जब हम ठंड लगती है, जब हमें कहीं एक्सपोजर हो जाए जहां ठंड लग जाए, वहां पर हमारा जो म्यूकोजल सरफेसेस हैं वो थोड़ा शांत हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम वहां शांति पे चला जाता है थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए। ये समझ लीजिए कि 12 घंटे, मान लीजिए 12 घंटे एक पीरियड ऐसा होगा कि जिसमें वो वायरस ने मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दिया अपना। तो ये है, इन्फेक्शन का बाहर से होना जरूरी नहीं है, अंदर के वायरस ने ही इन्फेक्शन पैदा कर दिया मेरे अंदर। तो कोविड में आपको याद है क्या हुआ था? कोविड में नया स्ट्रेन आया था, उसने सबको इन्फेक्शन दिया, लेकिन जब एडाप्टेशन हो गया उस वायरस का तो वो वायरस जो है शांत हो गया हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में बहुत से लोगों के अंदर कोविड का वायरस रखा होगा। वैक्सीन से भी हमने यही चाहा कि वायरस प्रोड्यूस कर दें बॉडी के अंदर, और जो वायरस इतना कम प्रोड्यूस किया जाए बॉडी में कि वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने लगे, इन्फेक्शन नहीं करे। तो ये थोड़ा साइंटिफिक है, काफी साइंटिफिक है। मैं इसको कॉमन भाषा में समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि वायरस मेरे अंदर था, उसी ने मुझे इन्फेक्शन दे दिया, उसी ने इन्फेक्शन पैदा कर दिया। सिमिलर टू दैट बैक्टीरिया भी होता है शरीर में। जब वायरस का प्रकोप बढ़ेगा तो बैक्टीरियल फ्लोरा जो था, फ्लोरा का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में मेरे अंदर बैक्टीरिया का लोड जो संतुलन बनाए रखे शरीर से, वो भी बढ़ने लगा। अब दो इन्फेक्शन साथ साथ हो गए, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होने लगा, वायरल इन्फेक्शन भी होने लगा। वायरल इन्फेक्शन की कोई दवा नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग होता है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब 3 से 5 दिन में वायरस सेटल डाउन कर जाएगा। उस बीच में वायरीमिया प्रोड्यूस करता है। वायरीमिया का मतलब क्या होता है कि बॉडी में वायरस ने जाना शुरू किया, जिस्म के अंदर चला गया मसल्स में, और मसल्स को उसने क्रैम्प्स किए और आपको लग रहा है बिस्तर पे से उठूं नहीं, बुखार भी आ गया और आपको पूरा शरीर थक गया आपका। तो उस शरीर की थकावट के लिए हम दवा जरूर लेना चाहिए हमें, और बहुत कॉमन दवा है, आपको सबको पता है, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल की गोली आप खाएं, सबसे सेफ मेडिसिन है। पहले ज़माने में कॉम्बिफ्लाम जैसे नाम था, जिसका मैं देना नहीं चाहता था लेकिन यूँ दे रहा हूँ, कि कॉमन लोग खाते थे, उसमें एक आइबुप्रोफेन भी एक कंपोनेंट होता था। मालूम हुआ कि आइबुप्रोफेन सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है, और इसलिए अब हम लोग खाली पैरासीटामोल को प्रमोट करते हैं। 2 दवाइयाँ मिल गई, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल, तो दवा का नया नाम बन गया। तो आइबुप्रोफेन को हमें लेना नहीं है, पैरासीटामोल लेना है। पैरासीटामोल की डोज भी 500 मिलीग्राम की गोली है, और वो दिन में 3 बार खाइए आप। तो आपकी जो थकावट है, जो वायरस की वजह से हो रही है, गिरावट है शरीर में, आपका पूरा शरीर थक गया है एकदम से, गला खराब हुआ, गला दुख रहा है, शरीर भी थक गया, तो पैरासीटामोल उसको ठीक कर देगी, एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है। 3 से 5 दिन के बाद भी अगर आपको खांसी आ रही है, तो जो मैंने कहा था कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, बैक्टीरिया ने भी बढ़ना शुरू कर दिया। बैक्टीरिया अलग होता है, वायरस अलग होता है, 2 अलग अलग कीटाणु हैं। तो बैक्टीरिया ने अगर बढ़ना शुरू कर दिया, तब हमें इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक की आवश्यकता पड़ सकती है। बाहर मुल्कों में, यूरोप में और यूएस में ये पाया गया कि वो लोग कहते हैं एंटीबायोटिक देंगे नहीं, हम एंटीबायोटिक नहीं देंगे, खुद सेल्फ कंटेनिंग इन्फेक्शन है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन सेल्फ कंटेनिंग इन्फेक्शन तो है, लेकिन 3-3 हफ्ते लोगों को खांसी रहती है, उसमें 3-3 हफ्ते तक परेशान रहते हैं, सांस फूल रही है, बलगम भी आ रहा है, खांसी भी हो रही है, लेकिन एंटीबायोटिक नहीं दे रहे हैं। उसमें शायद उनकी वजह यह भी है कि उनके जो हेल्थ सिस्टम्स हैं वो पे करते हैं पेशेंट को, तो वो शायद इकोनॉमी को भी थोड़ा रोकते हैं कि इतना ज़्यादा क्यों पैसा खर्च करें। मुझे तो ये भी लगता है काफ़ी हद तक। और दूसरी बात ये भी लगती है कि वो कहते हैं कि भाई एंटीबायोटिक देंगे तो रेजिस्टेंस पैदा होगी। रेजिस्टेंस कैसे पैदा होती है, ये टॉपिक भी मुझे आपको आज बताना था। एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस आपने सुना होगा, बहुत हो जाती है साहब, एंटीबायोटिक दे। पहले मैं अपने टॉपिक पे दोबारा आ जाता हूँ, फिर आप कहेंगे कि कहाँ पहुँच गए। तो अगर हमने 5 दिन तक वायरस को ठीक करा
और हमारा कॉमन कोल्ड ठीक नहीं हुआ, हमें खांसी आ रही है, तब हम एंटीबायोटिक का चयन कर सकते हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। 3 से 5 दिन तक सेल्फ मेडिकेशन भी कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। सेल्फ मेडिकेशन, खाली पैरासीटामोल खाना। दूसरा मैंने कहा कि म्यूकोजल लाइनिंग में चूंकि इन्फेक्शन होता है, म्यूकोजल लाइनिंग का मतलब ये होता है जहां जहां से शरीर में मुंह के जरिए से हमारे थूक निकलता है ना, सलाइवेशन होता है, तो म्यूकोजा बोलते हैं। जो चीजें पानी पैदा करती हैं, जो चीजें हमारे सिक्रीशंस निकालती हैं, उनको साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो विधि है सबसे अच्छी, पानी से कुल्ला करना, गरारे करना, गर्म भाप लेना, स्टीम को रखना, वो भी काफ़ी अच्छी तरह से हमें उसको इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति देता है, और एक्सेस वायरस जो है वो शेड ऑफ हो जाता है वहाँ से, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कभी कभी ये भी लोग कहते हैं एंटी हिस्टामिनिक्स एक मेडिसिन होती हैं, एंटी हिस्टामिन्स, जो हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है इसमें वायरस की वजह से, उसको ख़त्म करती हैं, वो भी राहत देती है, नींद भी लाती हैं, रात को वो गोली खा सकते हैं आप। तो ये कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड का इलाज बहुत कॉमन है और बहुत सिंपल है। कोविड जो था एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इंफेक्शन थी। कोविड वायरस जो था उसमें क्या होता था कि वो लंग तक पेनिट्रेट कर जाता था इन्फेक्शन, और लंग पे गया तो लंग पे असर हुआ। आपको पता नहीं याद हो नहीं याद हो, बचपन में लोग कहते थे डबल नमूनिया हो गया। तो डबल नमूनिया क्या था? दोनों लंग्स इन्वॉल्व हो गए, दोनों लंग्स का इन्वॉल्वमेंट को डबल नमूनिया बोलते थे। कोविड ने वो भी किया, और कोविड में डेथ भी उस वजह से हुई, क्योंकि वायरस नया था, इम्यून रिस्पॉन्स बिल्कुल जनरेट नहीं हो रही थी। इम्यून रिस्पॉन्स को, इम्यूनोलॉजी का जो रेस थी वायरस के अगेंस्ट, वो स्लो थी, वायरस की रेस ज्यादा फास्ट थी। तो वायरस ने अपना प्रकोप किसी पे किया, इम्यून रिस्पॉन्स वहां तक जनरेट ही नहीं हो पाई, और वो वायरस ने पेशेंट को सकम करा दिया, उसके इन्फेक्शन से खत्म हो गया मरीज। लेकिन कोई भी वायरस ये नहीं चाहता है कि मेरा होस्ट खत्म हो जाए, हमेशा उसको फायदा उस चीज से होता है कि होस्ट जिंदा रहे और वो पनपता रहे, क्योंकि होस्ट के खत्म होने के बाद वायरस भी खत्म हो जाएगा, वायरस के पास कोई माध्यम ही नहीं होगा अपनी लाइफ को बचाने का। तो वो एक एक्सट्रीम रिस्पॉन्स है। तो इसको कभी कभी हम लोग कहते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म का मतलब क्या होता है कि कमेंसल्स हैं, वायरस हमारे शरीर में है लेकिन हमें परेशान नहीं कर रहा है, हमें दुख नहीं दे रहा है, वो भी अपने रह रहा है, हम भी अपनी जिंदगी गुजार रह रहे हैं। तो अब मैं दूसरी टॉपिक पे आता हूं, जो कहते हैं कि साहब बैक्टीरिया के लिए आप एंटीबायोटिक लेंगे तो रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स पैदा हो जाएंगे। और ये भी माना जाता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जिसमें हम पता नहीं क्यों भारत को भी रखा जाता रहता था, आज शायद नहीं रखेंगे, भारत में बहुत डेवलपमेंट हो गया है। भारत वो नहीं रहा कि जब मिट्टी के तेल की लाइनें लगती थी और हम लोग बचपन में लाइनों में मिट्टी का तेल लेके खरीदते थे, और रात को नियमित रूप से लाइट जाती थी, और हम एक काम ये भी होता था कि लैम्प की चिमनी को साफ करके रखते थे कि रात को लैम्प जला के पढ़ाई करना है। वो ज़माना ख़त्म हो गया। वो भी वक्त मुझे याद है कि जब सीमेंट की बोरी खरीदने के लिए भी परमिट लेना पड़ता था। ये भारत था। तो वो भारत और आज के भारत में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमें पता नहीं चलता कि डेवलपमेंट हमारा कितना हो गया, हमें मालूम भी नहीं होता, इतना स्लो डेवलपमेंट हुआ है हमारे यहाँ। हमारे मेरी उम्र के लोगों को तो खूब पता है कि अपने घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, अपने घर को ठीक करने के लिए भी सीमेंट का परमिट लेना पड़ता था। और अगर 25 बोरी से काम नहीं हुआ, 25 बोरी ब्लैक में खरीदना है, तो रात को उतरवाएंगे कि साहब रात में आ जाएं, कहीं पुलिस नहीं पकड़ ले। ये हाल था भारत का। तो आज तो ऐसा नहीं है। स्कूटर खरीदने के लिए भी हमें डॉलर की जरूरत पड़ती थी कि साहब डॉलर होगा तो जल्दी मिल जाएगा, तो नंबर लगेगा। तो बहुत बहुत अजीब हाल था। रशियन कैंप में बैठ गए थे जाकर, रशियन माहौल था पूरा, उसी कैंप को फॉलो करने लगे थे। तो वो वक्त से तो आज बहुत अच्छा वक्त है। टेलीफोन का खंबा लगवाने के लिए भी महीनों सालों इंतज़ार करना पड़ता था कि शायद लाइन आ जाए खंबे की, हमारे यहाँ भी शायद टेलीफोन लग जाए। टेलीफोन भी एक लग्जरी मानी जाती थी। तो ये बातें हैं, ये चीज़ें भी ज़रूरी थी। अब मैं इन्फेक्शन की बात करूँ, वो थर्ड वर्ल्ड उस वक्त की थी, अब तो थर्ड वर्ल्ड थोड़ी है, अब तो सपेरों का काम थोड़ी है, अब सांप नचाने वाले लोग कहाँ हैं। तो जो इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का, जब हम एंटीबायोटिक लेंगे तो ये एक रूल है कि 1 से 5% बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होंगे, वो रेजिस्टेंट स्ट्रेन होगा। क्योंकि बैक्टीरिया की जो मल्टीप्लिकेशन की साइकिल है वो 20 मिनट से लेके 1 घंटा है, 20 मिनट पे मल्टीप्लाई कर जाता है। तो 24 घंटे बैक्टीरिया के लिए बहुत बड़ा टाइम होता है कि जब वो पूरी पॉपुलेशन को अपनी चेंज कर दे, सेंसिटिव पॉपुलेशन से रेजिस्टेंस पॉपुलेशन उतनी नंबर में आ जाए। 100 बैक्टीरिया थे, मैंने 95 मार दिए अपनी एंटीबायोटिक देके,
तो 5 बैक्टीरिया रह गए, लेकिन 5 ने फिर मिला के 2 दिन में, 1 दिन में उतने ही हो गए जितने के पहले थे। तो ये रेजिस्टेंस साइकिल होती है। लेकिन हम ये यूं करते हैं कि हमें बैक्टीरियल लोड को कम करना है कि इम्यून रिस्पॉन्स उस पर चढ़ जाए ऊपर। हमने खाली बैक्टीरिया के लोड को इसलिए कम किया फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड कि हमारा इम्यून सिस्टम फिर पहचानने लगे, इम्यून सिस्टम उसको शांत कर दे। और जो पॉपुलेशन बढ़ी थी वो पॉपुलेशन रेजिस्टेंस तो है एंटीबायोटिक से, लेकिन वो हमारी कमेंसल वाली हो गई। कमेंसल मीन्स कि जिसने इन्फेक्शन प्रोड्यूस नहीं किया वो साइलेंट बैठी हुई है। तो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स इसलिए डेवलप होते रहते हैं। रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स दुनिया भर में डेवलप होते हैं, हॉस्पिटल्स में ज़्यादा डेवलप होते हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता। नई एंटीबायोटिक्स आती हैं, पुरानी एंटीबायोटिक्स जो यूज़ नहीं कर रहे हैं कभी कभी वो भी काम करने लगती हैं। इसमें मिसाल के तौर पे देखा गया कि टीबी के लिए जो पहले ज़माने में दवा दी जाती थी, एक 40 साल पहले पास, वो पास अब फिर से दोबारा यूज़ करना शुरू कर दी रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के लिए कि वो सेंसिटिव हो गए उससे। तो ये एक सिलसिला चलता रहता है। माइक्रोबायोलॉजी का एसोसिएशन, माइक्रोबायोलॉजी की यूज़, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का रिसर्च और उसका फिर यूजेज पब्लिक में, वो हमेशा हमारा एक सिस्टम चलता रहता है और ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो ये कोई एंटीबायोटिक देना उस मरीज के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो 5 दिन में ठीक नहीं हुआ और अगले 3-4 दिन में ठीक हो जाए, ना कि वो 3 हफ्ते और खींच ले, खांसी करते करते तबीयत खराब रखे और उसके वर्किंग आवर्स खराब हो जाए। तो मैं एंटीबायोटिक यूजेज को अंडर कवरेज, अंडर डॉक्टर केयर रिकमेंड करता हूं जब वायरल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहे हों, क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन नहीं है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में टर्न अप कर गया है। तो ये आपको बातें बताना थी, ये इम्यून रिस्पॉन्स की बातें हैं, इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड बातें हैं, इसलिए मैंने ये कवर किया। टॉपिक मुश्किल है, मैंने कोशिश की आपको समझाने की, आसान करने की। अगर कुछ बातें रह गई हों जो आपकी समझ में नहीं आई हों इसी सिलसिले में, तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं कि ये बात क्लैरिटी नहीं हुई, इसमें क्या बात है क्या नहीं है। और मुझे अच्छा लगता है आपसे हमेशा बात करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे सब्सक्राइब भी करते हैं और लोगों को बताते भी हैं। और आप लोग जब मुझसे मिलते हैं तो आपको मुझसे ये भी कहते हैं कि लगता है कि हम घर में बातें कर रहे हैं, इस तरीके से आप बात करते हैं। यही बातें मुझे बहुत पसंद हैं और हम एक कुटुंब हैं, बड़ा कुटुंब है, हम सब एक हैं, एक हम हंसी खुशी रहें, हमारा माहौल अच्छा रहे और हम मेहनत करते रहें। ख़ास तौर से मेरी कम्युनिटी, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि सलाम कौन कर रहा है, नमस्ते कौन कर रहा है। ये छोटी छोटी बातों पे अगर फंसे रहेंगे तो तरक्की कुछ नहीं होगी। आपके दिन अच्छे हों। और किसी जगह मेरी किताब में नहीं लिखा है कि नमस्ते करना कोई बुरा है, कोई बुरी बात है। दिल को जीतना मेरी किताब ने बताया है। अगर मैं दिल जीतता हूँ दूसरे लोगों के और वो लोग इस बात से खुश होते हैं कि मुझे नमस्ते करने में कोई हिचक नहीं है, तो आपको भी हिचक नहीं होना चाहिए। मेहरबानी करके आप अपने इन नेगेटिव कमेंट्स को बंद कर दीजिए, आप अपने डेवलपमेंट की बात कीजिए। आपको इस तरीके का डेवलपमेंट चाहिए जो जर्मनी का और जापान का है। जर्मनी ने कहा कि हमें फोर्स नहीं बनाना है, हमें बाहर से ही कवरेज मिलेगा, हम सुकून से यहाँ पर तरक्की करेंगे। तो जर्मन ने डेवलपमेंट कर लिया, उनका आर्मी पे उनका खर्च ज़्यादा नहीं होता। जापान में भी उनकी आर्मी नहीं है, ज़्यादा खर्च नहीं होता, उन्हें कवरेज देता है, बड़े मुल्क देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ तरक्की की बात करें, आपको कोई सियासत में घुसने की ज़रूरत नहीं है, कोई पॉलिटिक्स में एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको दिल चाहे आप वोट दे दीजिए और अपने मामलात को सीधा रखिए, अपने मामलात को ऐसा रखिए कि आप, जिससे कि आपके ऊपर कोई तकलीफ नहीं आए। आपको तकलीफ लेने की क्या ज़रूरत है? सुकून से बैठ के अपने कामों को ध्यान दीजिए, उन कामों को कीजिए जिनके लिए आपने कोशिश की है। अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दीजिए, अच्छे एजुकेशन दीजिए, ना कि बेवकूफ़ी की बातें आप करते रहें और मुझे हिदायत देते रहें। नमस्कार, जय हिंद।